हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ 83 क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में। ये जो क्लासेस है ना, ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल हैं और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं तब भी ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसीलिए आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। और इसका जो पीडीएफ है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन and the executive power of the union shall extend to the giving of such direction to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत लंबा करके पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछने का मतलब ये है इनका कि रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 257 में दिया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट के बीच का रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डीपीएसपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है ना, ये एक तरह से गाइडलाइन होता है जिससे कि गवर्नेंस अच्छे से हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे है, दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, तो ये तो सही है कि नैतिक रूप से बाध्य होती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे अगर आपको जस्टिसिएबल वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला करेक्ट नहीं होगा। जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि जिसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं अगर उसका वायलेशन हो रहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर गवर्नमेंट फॉलो करे या ना करे, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसी वजह से ये जस्टिसिएबल नहीं, नॉन जस्टिसिएबल होती हैं। यहाँ से आपको याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आती हैं। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो 36 से लेके 51 इनका आर्टिकल होता है। यहाँ से आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं। अगर आपको ये याद नहीं होता और आपको एक अच्छी ट्रिक चाहिए इसको याद करने की, तो आप मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है ट्रिक वाली, जिससे कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सब आर्टिकल याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहला आर्टिकल याद करना है आर्टिकल 39A। इसमें लिखा हुआ है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड देना चाहिए, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखा है आर्टिकल 39A में। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 40, और ये क्वेश्चन आगे पूछा हुआ भी है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है ये किस आर्टिकल में आएगा। तो आर्टिकल 40 में। इसको मैंने आपको याद करा था कि 4 लोग मिलेंगे तो क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, पंचायत। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है आर्टिकल 43, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, इसमें दिया हुआ है। आर्टिकल 43A, 43B, ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 43A में लिखा हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43B में लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 44, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसमें यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 45, इसको आप याद रखिएगा, 5 यानी कि लाइव आते हैं तो क्या देते हैं, एजुकेशन। तो आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्ड केयर और उनके एजुकेशन के बारे में दिया है जो कि 6 ईयर से कम के हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो एज भी आप याद रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आगे पूछा गया है आर्टिकल 46 में। आप याद रखेंगे कि इसमें SC ST के जो वीकर सेक्शन है ना, उनके एजुकेशन की बात कही गई है। नेक्स्ट आपको याद रखना है आर्टिकल 48, इसमें दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 में दिया गया है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 50, इसको आप याद रखिएगा कि आधा आधा यानी हाफ हो गया, तो क्या इसमें सेपरेट हो गया, इसमें एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से सेपरेट हो गया, ऐसा लिखा है आर्टिकल 50 में।
आर्टिकल 51 में ये जो 1 है ना, इसको आप समझिए आई, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में। इतने आर्टिकल जो मैंने मार्क किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 77 किस चीज़ से डील करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको आर्टिकल 77 का पता होना ज़रूरी नहीं है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल पता हो तो वो होते हैं आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71, यानी कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, यहाँ पे उनके ओथ के बारे में दिया है, यहाँ पे इनके टर्म के बारे में दिया है, तो इनका आर्टिकल 63 से 71 के बीच होना चाहिए। बट क्वेश्चन में आपसे आर्टिकल 77 पूछा है, तो अगर ये तीनों ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे ना तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे राइट आंसर मार्क कर पाएंगे। अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात आ ही गई है तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला यहाँ पे है आर्टिकल 63, इसमें सबसे पहले दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। अब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये होता है कि अगर किसी को कोई पोस्ट दी जा रही है ना तो उनको कोई और पोस्ट भी फ्री में मिल जाती है। जैसे कि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको राज्यसभा का जो चेयरमैनशिप है ना वो फ्री में मिल जाता है, तो इसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। फ्री का मतलब आप वो वाला फ्री मत समझिएगा, यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक पोस्ट के साथ दूसरी पोस्ट भी इनको मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 67, ये होता है इनके टर्म के बारे में कि इनका टर्म 5 ईयर्स का होगा। आर्टिकल 69 में इनके ओथ के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 71 में दिया गया है कि जो भी डिस्प्यूट होंगे ना इनके इलेक्शन से लेकर के उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट के द्वारा कोई भी शैक्षणिक संस्थान अगर मैनेज किया जा रहा है तो उसमें किसी तरह का धार्मिक शिक्षा या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, तो वहाँ पे ये सारे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान ने स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस अनुच्छेद में फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A। यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना ये अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लेकिन इसके पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये किस संविधान संशोधन से ऐड की गई थी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, इसके द्वारा ही इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी को कब ऐड किया गया था तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था और ये रिलेटेड है एजुकेशन से। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये किसके कहने पर ऐड की गई थी, तो इसको ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आती हैं आर्टिकल 51A में, लेकिन पर्टिकुलर एक एक जो ड्यूटीज़ है ना वो भी आपसे पूछा जाता है कि 51A के सब क्लॉज ए में कौन सा आएगा, बी में कौन सा आएगा, सी में कौन सा आएगा, इस तरह से के तक यहाँ पे होता है। इसको याद करने की ट्रिक भी मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा। इससे आपको सारा फंडामेंटल ड्यूटी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आर्टिकल 51A के क्लॉज ए में क्या लिखा हुआ है, तो इसको मैंने आपको याद कराया था अबाइड से, यानी किससे आपको अबाइड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को आपको अबाइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको याद कराया था 51A का जो बी यहाँ पे क्लॉज है, इसको आप याद रखेंगे भगत सिंह जी से। भगत सिंह वो फ्रीडम फाइटर थे, तो फ्रीडम फाइटर के नोबल आइडियाज़ को चेरिश करना है और उससे आपको इंस्पिरेशन लेनी है।
ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि सी में क्या लिखा हुआ है तो इसको मैंने आपको बताया था कि आप याद रखेंगे सुई, इसकी स्पेलिंग SUI होगी। इसमें लिखा है कि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। इस तरह से आप ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल में विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आएगा तो ये आता है आर्टिकल 124 में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द रिपब्लिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन बोरोड फ्रॉम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का जो रिपब्लिक फीचर है वो किस संविधान से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कंकरेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा है यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि जो लॉ बनाता है वो कौन सा अंग है सरकार का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट, क्योंकि यही लॉ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर को। ये जो डेट है ना, ये प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग व्हाइल प्रेजिंग द अमेंडिंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट दिस वैरायटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट इज रेयरली फाउंड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का जो संविधान संशोधन का प्रोसेस है, वो जो फीचर है उसकी तारीफ करते हुए किसने कहा था। ये अमेंडिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा वाइज है लेकिन रेयरली देखा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, केसी वियरे ने कहा था। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अमेंडमेंट किस आर्टिकल में दिया हुआ है तो ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। पार्ट अगर आपसे पूछे तो पार्ट 20 में दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेंडमेंट का जो फीचर है ये कहाँ से लिया गया है तो इसको लिया गया है साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंट को फिर से इलेक्ट किया जा सकता है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 57 में। यहाँ से आपको प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल है वो ध्यान में रखना है। आर्टिकल 52 में दिया हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 में दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो होगा वो प्रेसिडेंट में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 54 है, इसमें इनका इलेक्शन दिया गया है। अब ये इलेक्शन होगा कैसे, वो इसके नेक्स्ट आर्टिकल यानी आर्टिकल 55 में दिया गया है। अब अगर इलेक्शन भी पता चल गया और इलेक्शन होगा तो इनका टर्म कितना होगा, ये दिया है अगले आर्टिकल में यानी आर्टिकल 56 में। यहाँ पे प्रेसिडेंट का टर्म दिया हुआ है, लेकिन अगर टर्म खत्म हो जाता है तो वो एलिजिबल होंगे री इलेक्शन के लिए या फिर नहीं, ऐसा इसके अगले आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 57 में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 58, इसमें दिया गया है कि इलेक्शन के लिए इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में दिया हुआ है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 60 है, इसमें इनके ओथ के बारे में दिया गया है। यहाँ पे ये ओ की तरह दिख रहा है। 61 में 1 जो है इसको आप आई कंसीडर करिएगा। इम्पीचमेंट के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 61 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है कि कौन सा फीचर किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
इसके पहले आप ये याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपना लिया था, लेकिन वो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में। जब आपको PDF मिलेगा ना तो ये चीज़ क्लियर दिखाई देगी आपको, अभी आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। सबसे पहला यहाँ पे है USA, यहाँ से लिया गया है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल का प्रोसेस, ये सभी लिया गया है USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट यहाँ पे है UK, यहाँ से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 में है। कनाडा से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रेजिड्यूअरी पावर लिया गया है। रेजिड्यूअरी पावर का मतलब क्या होता है कि जो 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट आता है उस पे लॉ बनाता है केंद्र सरकार, स्टेट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट आते हैं उस पे लॉ बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मान लीजिए अगर नए सब्जेक्ट वगैरह आ गए तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, तो उसी को बोला गया है रेजिड्यूअरी पावर, और इस पे केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है, वही इस पे लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया गया है साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविज़न और उस टाइम पे फंडामेंटल राइट को जो सस्पेंड करने का प्रोसेस है वो लिया गया है जर्मनी यानी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। USSR से अगर आपसे पूछे तो यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आयरलैंड, यहाँ से DPSP लिया गया है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो भी मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में वो लिया गया है आयरलैंड से। फ्रांस से लिया गया है रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखेंगे कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, और जो भी लैंग्वेज है प्रीएम्बल की वो लिया गया है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। यहाँ पे आपसे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, आर्टिकल 166 में दिया गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये हमने पहले ही पढ़ा, आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट मस्ट सिक्योर ए सोशल ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यहाँ पे आपसे आर्टिकल पूछा है कि लोगों के वेलफेयर को बढ़ावा देना है, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 38 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा फीचर लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये हमने अभी डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कैसे डिस्क्राइब किया है। ये जो क्वेश्चन है ये SSC CHSL 2023 में पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड, वहीं से ये क्वेश्चन इन्होंने फॉर्म किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला वाला यहाँ पे है टू डिफेंड द कंट्री, तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पे है टू पे इनकम टैक्स। थर्ड वाला यहाँ पे है टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन। चौथा यहाँ पे है टू सेफ गार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कंट्री को डिफेंड करना एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन जो इनकम टैक्स पे करना या फिर वोट देना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन लीगल मैटर्स।
यहाँ पर आपसे एडवोकेट जनरल के बारे में आर्टिकल पूछा है और इनका काम क्या होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवोकेट जनरल आते हैं आर्टिकल 165 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down that the allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the states and of the union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the 4th schedule। क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बहुत सिंपल पूछा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 80 में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि पार्ट 4 को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। अब यहाँ पे पहला लिखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी जो 18 साल से ऊपर के हैं उनके पास वोट देने का राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे है डुअल सिटीजनशिप, तो ये वाला जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। इसको हिंदी में कहा जाता है दोहरी नागरिकता, और इंडिया में डबल सिटीजनशिप नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन 1989। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस कमेटी ने ये कहा था कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है ना उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पीके थुंगॉन कमेटी। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 245 टू 255 इन पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आर्टिकल 245 से लेकर 255 जो कि पार्ट 11 में आता है, ये किस चीज़ से डील करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल इन एनी स्टेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में किस आर्टिकल में दिया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 356 में। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में दिया है तो वो दिया गया है आर्टिकल 352 में, और अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में दिया है तो वो आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट शैल endeavor टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है कि स्टेट को प्रयास करना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 43 में ऐसा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड even during an emergency declared on the grounds of war or external aggression। यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं देखना है, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इमरजेंसी के टाइम पर भी कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 एंड 21 को इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले यहाँ पे है आर्टिकल 12, इसमें स्टेट की डेफिनेशन के बारे में दिया हुआ है, ये आपको नहीं जानना। आर्टिकल 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है और वो अगर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, और इसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 में दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के नज़र में सब समान हैं। आर्टिकल 15 में दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी को आप किसी की धर्म, जाति या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते।
आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे है कि रोजगार में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 में लिखा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में लिखा है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट यहाँ पे आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके अंडर में बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 20, इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा आर्टिकल 23 एंड 24, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 23 में लिखा गया है कि ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग नहीं होगी। आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि चिल्ड्रन जो होंगे ना, उनको फैक्ट्रीज में आप काम नहीं करा सकते। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 में ये लिखा गया है कि आपको फ्रीडम है, आप जो भी रिलीजन चाहे अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 में लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल में जो राइट्स हैं वो आते हैं आर्टिकल 29 और 30 में, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किस आर्टिकल में आते हैं। तो आर्टिकल 29 एंड 30 में। आर्टिकल 29 में लिखा गया कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 30 में ये लिखा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास ये राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये वाला आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो आर्टिकल है ना, इसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 जो कि पार्ट 5 में आता है, ये किससे डील करता है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर आपसे पूछे कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस में आता है, तो वो आर्टिकल 368 में आता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल इमरजेंसी, ये आता है आर्टिकल 352 में। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस पार्ट में पंचायत के बारे में दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ट 9 में दिया हुआ है पंचायत के बारे में। अब यहाँ पे ये इमेज मैंने लगाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक, जिससे कि आप इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो याद रख सकते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। तो यहाँ पे ये जो यू है ना, इससे आप याद रख पाएंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये पार्ट 1 में दिया गया है। कैन में जो सी है ना, इससे आप याद रख पाएंगे सिटीजनशिप, ये आता है पार्ट 2 में। फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 में। डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है। और यहाँ पे जो फ्रॉम है, इससे आप याद रख पाएंगे कि पार्ट 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे जो यूएस है यानी यूनाइटेड स्टेट, इससे आप याद रख पाएंगे यूनियन, ये आता है पार्ट 5 में। एस से हो जाएगा स्टेट, जो कि पार्ट 6 में आता है। नेक्स्ट वाला जो यूजिंग में यू है ना, इससे हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज, ये आते हैं पार्ट 8 में। पैरा से आप याद रख पाएंगे कि पंचायत जो है ये पार्ट 9 में है। मिलिट्री से आप याद रख पाएंगे कि म्यूनिसिपैलिटीज़, ये पार्ट 9A में है। एस से आप याद रख पाएंगे इसके ड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 10 में है। रॉकेट का जो आर है, इससे आप याद रख पाएंगे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये है पार्ट 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा है कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे लिखा है कि भारत जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म का होगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा, या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, ये सब नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि जो भारत यानी इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 214 टू 231 इन पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आर्टिकल 214 से लेके 231 जो कि पार्ट 6 में आता है, ये किस चीज़ से डील करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई कोर्ट से।
अगला क्वेश्चन है डैश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए थे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 DPSP ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अभी हमने DPSP के आर्टिकल डिस्कस किए थे, वहाँ पे आपने देखा होगा आर्टिकल 39A, 48A, तो ये जो बाद में A वगैरह लिखा होता है ना, ये बाद में ऐड किए जाते हैं। तो 42nd वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उससे DPSP भी ऐड किया गया था 3। अब आप सोचेंगे कि DPSP भी ऐड किया गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी, इसी वजह से तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फंडामेंटल राइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे जब आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे ना, फंडामेंटल राइट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही तो गलत है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, US के कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकेंड यहाँ पे जो ऑप्शन है आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ, तो ये सही है, फंडामेंटल राइट्स लॉ के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, तो ये भी सही है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं, तो वो पार्ट 3 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है ना कि कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट और उसकी प्रोसीडिंग से डील करता है, तो ये आपको पता है, हमने अभी देखा, ये फंडामेंटल राइट्स आते हैं इसमें। ये जो 51 का ए है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आर्टिकल 79 से लेके 122 तक है पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा पार्ट है जो इलेक्शन कमीशन से डील करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ट 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है इलेक्शन कमीशन से। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी बना था 1989 में। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये किस आर्टिकल में है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 48A में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए 12-year old इज फाउंड टू बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी वायलेटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर 12 साल का कोई है और वो आप देखते हैं कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। ये चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 24 में लिखा है कि चाइल्ड लेबर नहीं कराया जा सकता, इससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि GST जो आया था ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज of the community are so distributed as best to subserve the common good। ये जो क्वेश्चन है ये DPSP से पूछा गया है और इसी वजह से मैंने कहा कि आप इसके आर्टिकल को याद रखने की जो ट्रिक वाली वीडियो है उसको देख करके सारे आर्टिकल याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि किस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि स्टेट को अपनी पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी का वो सब में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 39 के बी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
फ्रॉम आर्टिकल्स 36 टू 51। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पार्ट 4 में 36 से लेके 51 का जो आर्टिकल है वो क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस पार्ट में आएगा। ये आता है पार्ट 5 में, क्योंकि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है पार्ट 5 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला वाला जो ऑप्शन है ना पार्ट 9 ये डील करता है पंचायत से, पार्ट 5 में आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे जो आर्टिकल 214 है ना ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि इसमें आता है हाई कोर्ट, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो यही वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। ये वाला क्वेश्चन जब मैं आपको डीपीएसपी करा रही थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आर्टिकल 45 में बात किया गया है कि जो भी बच्चे 6 इयर्स से कम के हैं उनको अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना है। वहाँ पे तुरंत ही मैंने आपको बताया था कि अगर SC/ST के एजुकेशन की बात आएगी तो आर्टिकल 46 आएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 6 में भी S आ रहा है ना, तो SC/ST के लिए जो एजुकेशन है वो आएगा आर्टिकल 46 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज ऑफ यूनियन एंड द सर्विसेज ऑफ स्टेट्स रिस्पेक्टिवली अंडर आर्टिकल। क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर इन्होंने यूपीएससी का जो फंक्शन है ना उसके बारे में पूछा है। यूपीएससी का फंक्शन क्या है, एग्जाम कंडक्ट करवाना, तो वही ये पूछ रहे हैं कि यूपीएससी जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो वो किस आर्टिकल में आएगा। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 320 में यूपीएससी के फंक्शंस दिए हुए हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है तो ये आर्टिकल 315 से लेके 323 तक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि किस पार्ट में है तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 14 में। यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा पार्ट 14 में ये आता है। आर्टिकल 315 में लिखा है यूपीएससी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। आर्टिकल 316 में लिखा है इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट और टर्म के बारे में। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल हैज़ अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विथ रिट ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे आर्टिकल 32 के तरह ही प्रावधान है और वो भी रिट्स से डील करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 226। ये जो आर्टिकल 32 है ना इसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। आर्टिकल 226 के अंडर में हाई कोर्ट रिट इशू करता है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन दी फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज व्हेन अ कंस्ट्रक्शन वर्कर टेक्स हिज 8 ईयर सन टू द साइट रादर देन सेंडिंग हिम टू स्कूल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे अप्लाई होगा अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो अपने 8 साल के बच्चे को स्कूल ले जाने की बजाय अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 51A का क्लॉज के है ना वहाँ पे लिखा है कि चाइल्ड को एजुकेशन देना है, मतलब जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जा रहे हैं तो आर्टिकल 51 का क्लॉज के यहाँ पे वायलेट हो रहा है। यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, के का मतलब होता है नॉलेज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पे फिर से आपसे पूछा है राज्यसभा के बारे में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एज पर आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आर्टिकल 123 में
अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियां हैं वो किसके लिए हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है तो वो किस आर्टिकल में आएगा, तो वो आता है आर्टिकल 213 में, यानी कि यहाँ पे आप 213 लिखेंगे तो ये हो जाएगा गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है। यहाँ पे पूछा है विलेज पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 75 में लिखा है। और प्राइम मिनिस्टर से कभी भी आर्टिकल पूछा जाता है ना, तो ये आर्टिकल 75 ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटी इज इन्वोक्ड व्हेन यू सी इन अ प्राइवेट पार्टी दैट द इंडियन फ्लैग हैज़ बीन यूज्ड एज अ कवरिंग फॉर द स्पीकर्स डेस्क। यहाँ पर आपसे फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप एक प्राइवेट पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो इंडियन फ्लैग है उसको स्पीकर की डेस्क को कवर करने के लिए यूज़ किया गया है, तो कौन सा आर्टिकल वहाँ पे वायलेट हो रहा है या फिर कौन सा आर्टिकल वहाँ पर अप्लाई होगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A क्लॉज ए। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको आप अबाइड से याद करेंगे। क्या क्या चीज़ें अबाइड करनी है? हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है और जो हमारा इंडियन फ्लैग है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 54। अगला क्वेश्चन है विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज टू यू व्हेन यू सी योर कॉलेज फ्रेंड स्टार्ट फाइटिंग विद द कैंटीन पर्सन व्हेन ही पास्ड अ फ्यू एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई होगा अगर आप अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड को देखते हैं कि वो कैंटीन वाले से झगड़ा कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उस कैंटीन वाले ने कुछ एंटी रिलीजियस बातें की हैं, इस वजह से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। यहाँ पे हो जाएगा भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल मेंशंस द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आते हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैग जो होते हैं ये आते हैं आर्टिकल 148 में, लेकिन इनकी ड्यूटीज़ अगर आपसे पूछ ले तो वो आता है आर्टिकल 149 में। अगला क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 158 द गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल 158 के अकॉर्डिंग गवर्नर को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और जो राज्य विधायिका है वहाँ के भी किसी हाउस का इनको मेंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा किस स्केड्यूल में लिखा गया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट स्केड्यूल में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स ऑफिस का कौन सा कंडीशन नहीं होता। ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, इसको आप ऑप्शन पढ़ के ही आंसर मार्क कर सकते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट है ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, तो ये सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर है ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट अगर पेमेंट नहीं करते हैं रेंट का तो वो अपना जो ऑफिशियल रेजिडेंस है यानी कि राष्ट्रपति भवन उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा और वही आपसे पूछा है। ऑप्शन सी यहाँ पे है कि इनके जो भी अलाउंसेस होते हैं प्रेसिडेंट के वो उनके कार्यकाल के टाइम पर कम नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, तो ये सभी सही है, ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे कह रहे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फुल डे डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना ये भी केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है।
यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इंडिया में उसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है कि पार्टी का जो स्टेटस है वो पार्लियामेंट देती है, तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल होता है वो प्रेसिडेंट देते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ऑल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल। ऑप्शन डी में लिखा है इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ना बहुत सारी पार्टियां हैं और वो 3 तरह से क्लासिफाई की गई हैं, नेशनल लेवल की पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी एंड रीजनल लेवल की पार्टी में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू दी राज्यसभा। यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 मेंबर्स को। अगला क्वेश्चन है द अपर हाउस ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य विधायिका का जो अपर हाउस होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अपर हाउस को विधान परिषद कहते हैं, लोअर हाउस को विधान सभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन डैश अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें चीफ जस्टिस के अलावा कितने जजेस से ज़्यादा अपॉइंट नहीं किए जा सकते प्रेसिडेंट के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनके अलावा 33 जजेस को ही अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन था इंडिया में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्शन कमीशन को कब बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस डेट को बनाया गया था तो 25 जनवरी को, इसी वजह से नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, जो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन यानी उस संस्था को हम किस नाम से जानते हैं जिसको हेड करते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हेड करते हैं कैग। अगला क्वेश्चन है इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहाँ पे जो मनी बिल होता है यानी धन विधेयक वो किसके प्रायर परमिशन पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है मैंडेटरी नेशनल सर्विसेज ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्र की सेवा जो है करनी ही पड़ती है 5 ईयर्स के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन से इसमें से मेंबर नहीं होते। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होते हैं ये NHRC के मेंबर नहीं होते, बाकी जो होते हैं इनको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ए स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग ए सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम फॉर यूजिंग इट एट अ पार्क, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज ही परफॉर्मिंग। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है और उसका स्कूल असाइनमेंट मिला था जिसपे कि वो सेशन ले रहा है और वहाँ से वो सीख रहा है कि घर पे ही कंपोस्ट यानी कि खाद कैसे बनाते हैं ताकि वो एक पार्क में इसको यूज़ कर सके। तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहा है।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज ऑन यू व्हेन यू सी अ फ्यू स्कूल स्टूडेंट ऑन देयर एजुकेशनल ट्रिप टू हुमायूंस टॉम्ब राइटिंग देयर नेम्स ऑन दी वॉल्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप पर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई होगी अगर आप देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कि हुमायूं की टॉम्ब पे ट्रिप पर गए हुए हैं और वहाँ की दीवारों पे अपना नाम लिख रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी से तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, टू प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड इनडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि जो रेयर एंड इनडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके ट्रेड को रोकना है, तो ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि कल्चर एंड हेरिटेज को बचा के रखना है, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाना है, ये मैंने आपको बताया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फंडामेंटल ड्यूटी पर ही है। विच कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस कमेटी ने ये आइडेंटिफाई किया था कि कुछ लीगल प्रोविजंस लेकर के आया जाए ताकि कुछ फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कराया जा सके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस वर्मा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 डील्स विद सब्सिस्टेंस अलाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। यहाँ पे कहने कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट आया था 2019 में, जिसमें कि उनको गुजारा भत्ता वगैरह मिलता है, तो किस सेक्शन के अंडर में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 5 में। ये क्वेश्चन डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है डीपीएसपी के बारे में। पहला वाला यहाँ पे लिखा है, दे एम एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। यहाँ पे है कि डीपीएसपी का लक्ष्य होता है कि ये सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी बनाएं कंट्री में। नेक्स्ट यहाँ पे है, दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि डीपीएसपी जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि स्टेट को कुछ काम करना चाहिए जिससे कि उनके लोगों का वेलफेयर हो, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है यहाँ पर, दीज हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। यहाँ पे जो सैंक्शंस वर्ड है ना, इसका बहुत सारा मतलब होता है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि ऑफिशियल परमिशन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका जो है मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन होता है, तो ये भी सही है, यानी गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे है, दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, हियर दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल्स का यानी किसी पर्टिकुलर जो पर्सन होते हैं ना उनके वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, तो ये वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सभी के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिट इज इश्यूड बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे रिट्स से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रिट इशू किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कोई लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन यानी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल जाता है और किसी केस की सुनवाई करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोहिबिशन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रिट्स होते हैं ना वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला यहाँ पे होता है हेबिस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसमें अगर किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है ना तो उसको रिलीज करने के लिए कहा जाता है। सेकंड वाला जो रिट्स होता है ना वो होता है मंडेमस, और इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तब इसको इशू किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका सर्शियोरारी। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलकर किसी भी केस का फैसला कर दिया होता है ना तो उसके ऑर्डर को क्वैश करने के लिए सर्शियोरारी इशू किया जाता है। अगर बात करें प्रोहिबिशन की तो ये तब इशू किया जाता है जब ये अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलते हैं लेकिन केस चल रहा होता है। अगर केस हो चुका होता है, खत्म, ऑर्डर आ चुका होता है, तब वहाँ पे उसके ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए ये इशू किया जाएगा। और अगर केस चल रहा है तो उसको पहले से ही रोकने के लिए प्रोहिबिशन इशू किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्यूओ वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ।
इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन ने किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया होता है जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, तब इशू किया जाता है क्वो वारंटो। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को मिला करके किसी भी स्टेट में कितने मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ एवरी स्टेट अनफॉल्स द फ्लैग इन इट्स कैपिटल ऑन द रिपब्लिक डे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हर स्टेट में रिपब्लिक डे पे फ्लैग को कौन अनफोल्ड करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर। लेकिन अगर इसमें प्रेसिडेंट का भी ऑप्शन होता ना तो बहुत सारे स्टूडेंट ना ये वर्ड पढ़ते ही नहीं और प्रेसिडेंट पे आंसर मार्क कर देते और वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। यहाँ पे कहने की जो PIL जो है फाइल किया जाता है ना, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा USA। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। अब यहाँ पे भी देखिए इन्होंने स्टेट लिख दिया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवोकेट जनरल। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा होता कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन होते हैं, तब आप आंसर मार्क करते अटॉर्नी जनरल। लेकिन आपसे पूछा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, तो वो होते हैं एडवोकेट जनरल। यहाँ पे आपका एंड होता है 83 क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी से पूछे गए थे SSC CGL 2024 प्री के एग्जामिनेशन में। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।